क्वेश्चन भेजा था ना तुमने? वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और इसका टाइम पीरियड निकालना है ना। तो ये तुम लोगों को इसका टाइम पीरियड निकालना कैसे सिखाया है? और ये ये नहीं किया हुआ है। देखो, इसको एक तो तुम ऐसे कर सकते हो कि अगर हमने इसको कंप्रेस करके एलोंगेट करके छोड़ दिया तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर तो ये ऑसिलेट करेगा, है ना। और अगर ये ऑसिलेट करेगा तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो मूव नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास कैसा होगा? रेस्ट में होगा, ठीक है। तो मान लो मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो अभी डायग्राम बना हुआ है, यहां पर स्प्रिंग कैसी है? नेचुरल लेंथ में, है ना। और ये जो ब्लॉक है किसी इंस्टेंट पर इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2 के बराबर है। और जो m1 ब्लॉक है इसका अपनी इनिशियल पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने कितना ले लिया? x1 के बराबर है। तो अगर हम m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो m2 के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? हाँ, किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट साइड में। और कितना होगा? हाँ, वेरी गुड। तो ये होगा k(x1 प्लस) जय हिंद, जय हिंद। और जतिन, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जरा, है ना, देखते जाओ इसको। तो k(x1 प्लस x2) इस पर फोर्स लगा लेफ्ट साइड में, तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ से इस पर इक्वेशन लिख दी, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m2a इक्वल्स टू k(x1 प्लस x2) के बराबर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब a को कितना लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में? बताओ, a इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं a को डिफरेंशियल फॉर्म में? नहीं, इसके भी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। हाँ, एक्सेलरेशन सेकंड डेरिवेटिव होता है ना डिस्प्लेसमेंट का। d2x/dt² में लिखना है, लेकिन इसमें x को क्या लिखेंगे हम? x1 लिखें, x2 लिखें, या x1 प्लस x2 लिखें? शिवांश, जतिन, क्या आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, आवाज आ रही होगी, सही है। अच्छा, ये ओजस ओजस्व नहीं आया गया? अच्छा। हाँ, श्रेयांश तुम क्या कह रहे हो? यस, x2 ही होगा केवल। d2x2/dt² इक्वल टू k(x1 प्लस x2) के बराबर। शिवांश, आया समझ में केवल x2 क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम जिसका डिफरेंशिएट करेंगे उसी का एक्सेलरेशन आएगा, और इसके अलावा इसमें नेगेटिव साइन भी आएगा एक। ये तो मैंने तुमको क्लास में करीब 15-20 मिनट समझाया था कि नेगेटिव क्यों आता है। तो d2x2/dt² इक्वल टू, हम इसको लिख लेंगे k/m2 इंटू x1 प्लस x2 के बराबर। ये लिखी मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं m1 के लिए। तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना है, तो इस पर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो है k(x1 प्लस x2) राइट साइड में। और इसकी इक्वेशन बनेगी m1, या मुझे यहां लिखना चाहिए था m2a2, है ना। तो ये m1a1 इक्वल टू k(x1 प्लस x2), और a1 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं k/m x1 प्लस x2, और इसको भी सेकंड डेरिवेटिव में लिखेंगे तो ये d2x1/dt² इक्वल टू माइनस k/m
इंटू x1 प्लस x2 आ जाएगा। ये है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जी सर। तो अगर हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो इसमें क्या मिलता है हमको? हमको मिलेगा d2 ओवर dt स्क्वायर इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस k अपॉन m2 प्लस k अपॉन m1, या इसमें से k भी कॉमन निकाल देते हैं तो माइनस 1 अपॉन m1 1 अपॉन m2 और k इंटू x1 प्लस x2 ये बचा। ठीक है, अब x1 प्लस x2 को लिख लेते हैं हम x के बराबर। x1 प्लस x2 हो गया x, तो अब ये इक्वेशन हो जाएगी d2x ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इंटू के एक्स। ये इक्वेशन नंबर 3। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट हो गई है। तो x का जो कॉफिशिएंट है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, तो यहां से ओमेगा कितना मिल गया हमको? ओमेगा आ गया अंडर रूट के m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। तो इसको ना सॉल्व करने का ये बेसिक मेथड है, ऐसे अप्रोच करते हैं। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, ये m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 क्या होता है? रिड्यूस्ड मास होता है। तो इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के बाई म्यू के बराबर। तो ये ओमेगा है। अब यहां से आप निकाल लो इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जरा, या एक काम करता हूं मैं, तो अब यहां पर हम टाइम पीरियड भी निकाल लें, तो टाइम पीरियड कितना जाएगा इसका? 2.2 पाई बाय ओमेगा। हाँ, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के, और म्यू की वैल्यू है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर। तो इस तरह से इसको अप्रोच करते हैं। हाँ शिवांश, अब बताओ इसमें कोई चीज पूछनी है तो। देखो इसका मतलब ये होता है सिस्टम ऑफ वेरिएबल, ये वाला जो है ना रिड्यूस्ड मास सिस्टम, इसका मतलब ये है कि तुम 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए लगाओगे इसको। इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि एक ब्लॉक है मास m1 का और एक ब्लॉक है m2 का। तो हमने मान लिया कि ये एक सिंगल स्प्रिंग है और उस सिंगल स्प्रिंग से एक ही ब्लॉक कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेकिन मास कितना है उसका? म्यू है। इस सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम है इसको इसमें रिड्यूस कर लेते हैं हम। ये मान लेते हैं कि एक ही ब्लॉक कनेक्टेड है जिसका मास है म्यू के बराबर और स्प्रिंग कांस्टेंट k के बराबर। तो 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए लगाना है बस ऐसे। तो मतलब हम क्या ऐसे डिराइव करते हैं कि m1 को रेस्ट मान के m2 के रिलेटिव फंक्शन को देखते हैं और फिर उससे जो आता है वैसा? नहीं 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 नहीं, अभी यहाँ पर इसका अजम्पशन का मतलब ये है कि अगर हम इसमें म्यू ले रहे हैं तो हमने एक सिंगल ब्लॉक ले लिया है, उस सिंगल ब्लॉक का मास इतना है। अदरवाइज इसको सॉल्व करने का एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ के कर सकते हो सॉल्व इसको। तो हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं कि मतलब ये टू ब्लॉक सिस्टम को अगर हम एक ब्लॉक वाले सिस्टम में कन्वर्ट करें तो जो मास होगा वो अरे यार अगर एक सिंगल ब्लॉक का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो बस m की जगह म्यू रख देना है। सिंगल ब्लॉक में तो हमने प्रूफ किया ही हुआ है ना, ये पढ़ा ही हुआ है कि 2 पाई अंडर रूट m बाई के। एक तो ये हुआ। शिवांश, दूसरा क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये शायद किसी ने किया है ना? श्रेयांश तुमने किया है? नहीं सर। अच्छा, तेजस्वी ने किया है। हाँ, तेजस्वी का आंसर भी सही था इसमें। अच्छा तनिष, तुम आ गए हो? अच्छा, अभी मैं ध्यान ही नहीं दिया कि कौन कौन कनेक्टेड है। हाँ, तनिष का भी आंसर आ गया था, तेजस्वी का भी आ गया था, और कौन कौन है अभी? गौरव,
यार उसका नाम भूल गया मैं, वो कौन स्टूडेंट था जिसने एक क्वेश्चन पूछा सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर फिट करने वाला? आदित्य। आदित्य। आदित्य आदित्य कहाँ है आजकल? आदित्य भी और रस में ही तुम लोगों के साथ? अच्छा ठीक है, थोड़ी उसकी अपनी यूनिक स्टाइल में बोलता था ना वो। अच्छा शिवांश, तुमने कैसे ट्राई किया इसको बताओ जरा। एक मिनट, टॉर्क कैसे? नहीं नहीं, एंगुलर मोमेंटम ही बताओ मुझे, तुमने कैसे किया एंगुलर मोमेंटम से क्या लगाया? नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे थे किसके अबाउट? किसके सेंटर के अबाउट? अच्छा, ये है ए बी और ये है सी डी, तो किसके सेंटर के अबाउट? सी डी के सेंटर के अबाउट। तो सी डी के सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व है? उस पर तो टॉर्क लग रहा है, ए बी हिट करेगी तो इंपल्स लगेगा उस पर। हाँ, तुमको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुम्हें सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल लेना चाहिए। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? ये L/4 कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसके, यहां पर ये L/4 कॉमा L/4, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। एक लीनियर मोमेंटम कंजर्व करो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन होगी mv0 इक्वल टू 2m इंटू VCM। तो VCM इक्वल टू V0/2 आ जाएगा। ये V0 वेलोसिटी से जा रहा था ना, इसकी वेलोसिटी तो जीरो थी, तो VCM V0/2 आ गया। ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे? हाँ, ये डिस्टेंस है L। तनिष्क, तुमने ऐसे किया था ना? यस सर। तो mv0 इंटू L/4 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, अगर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लूं तो दोनों का 2I इंटू ओमेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कह रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो किसी एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे आएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो I इक्वल टू ml² लिख लिया पहले तो हमने, ml²/12 लिख लिया, प्लस सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस है? ये सेंटर ऑफ मास है रॉड, ये L/4 है, ये L/4 है, तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी जाएगी इसकी? L/√8 ना? हाँ ठीक है, तो ml²/8 हो जाएगा ये। तो कितना आया? I इक्वल टू 5 ml²/20। तो 5 ml²/24, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो mv0 L/4 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 ml²/24 इंटू ओमेगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने से ओमेगा कितना मिल रहा है? V0/L, और साथ में कितना बचेगा? 3/5, 3V0/5L, तो ये ओमेगा आ गया। तनिष, अब बताओ इसके बाद की चीज, हमको निकालना था मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। अब नहीं नहीं, एक मिनट, आराम आराम से। ए का हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक चीज,
एक मिनट सुनो तो। ओजस का अभी इस पे एक डाउट ये आया था कि सर सेंटर ऑफ मास रोटेट क्यों करेगा, तो बताओ सेंटर ऑफ मास रोटेट करेगा क्या इसमें, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास? करना तो नहीं चाहिए। नहीं करेगा। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पर देखो, दोनों रॉड स्टिक कर गई, स्टिक होने के बाद सारा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा ऐसे, किस वेलोसिटी से, v0/2 से। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज कर रहा है। तो अगर एक ही वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही टोटल वेलोसिटी निकालनी है तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो डायरेक्ट ऐड कैसे हो जाएगा ये? रोटेट करेगा किसी ना किसी पॉइंट पे, तो ओमेगा और भी सेम डायरेक्शन में आएंगे। यस, वेरी गुड, मुझे यही सुनना था। ये चीज ध्यान में रखिए कि नहीं, यहां पर पॉइंट ए की जो वेलोसिटी है एक तो होगी वीसीएम के बराबर, और फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे हम यहां से, ये डिस्टेंस निकालेंगे यहां से, ये इसकी रेडियस है सर्कुलर पाथ की। पॉइंट ए जिस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा उस सर्कुलर पाथ की ये रेडियस है, और इसकी वेलोसिटी इनिशियली तो किस डायरेक्शन में है, या टेंजेंशियल वेलोसिटी में कहूँ, ये ओमेगा इंटू, ये पॉइंट ए है, इसको मैं सी मान लेता हूं, तो ओमेगा इंटू सी ए होगा ये इस डायरेक्शन में। लेकिन घूमते घूमते कभी ना कभी तो पॉइंट ए की जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगी, और उस टाइम पर ए की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए वो हो जाएगा वीसीएम प्लस ओमेगा इंटू सी इंटू ए के बराबर। तो वीसीएम है v0 प्लस ओमेगा, और सी ए कैलकुलेट कर लेना, बड़ा आसान है इसको कैलकुलेट करना। ये l/4 ये है, और ये डिस्टेंस है 3l/4। तो ये आएगा √L²/16 प्लस 9L²/16। तो कितना हो गया ये, √10L/4। ये डिस्टेंस आएगी यहां तक की। तो टोटल हो जाएगा ये v0 प्लस 3v0/5L इंटू L√10/4। इतना कुछ छूट गया लगता है। VCM v0/2 है, राइट, ये v0/2 है। अब इसमें जो आंसर जिस फॉर्मेट में दिया था उसमें लिखें हम, तो v0/2 को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस कितना बच रहा है ये, 3l/4√10, नहीं l कट गया, 3/4, 3/√10। देखो जरा कुछ 4 नहीं होगा, ये v/2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 बचा, 2 और 5 10 हो जाएगा, ऊपर वाले √10 से ये कैंसिल हुआ तो 3/√10। तो ये इसका आंसर था। इसमें ना मुझे ये सुनना था, तनिष्क वेरी गुड, तुमने सही चीज बताई कि डायरेक्ट यहाँ इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी एक ही मैक्सिमम नहीं होगी, कोई ना कोई एक ऐसा इंस्टेंट आएगा घूमते घूमते जबकि ये वेलोसिटी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तब एक ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है। अच्छा तनिष्क, तुमने x1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी, x2 इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 2π/3, तो इस इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट SHM आया x इक्वल टू, तो a sin ओमेगा टी, ये तो सभी को आता होगा। खैर शिवांश, हाँ कितना हुआ बताओ इसका रिजल्टेंट, फेजर से कर लेते ना सॉल्व। ये a है, और दूसरा जो है एम्पलीट्यूड वो कितने एंगल पर है, इसके साथ 120 पर है, ये भी a के बराबर है। तो उसका रिजल्टेंट कितना हुआ इन दोनों का, तो a के ही बराबर आया, तो ये a। लेकिन अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसके दो कंपोनेंट कर लिए, एक है ना,
ये 120 एंगल है, तो 180 माइनस 120 यानी कि ये 60 डिग्री है, तो ए का कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन 60 यहाँ पर, और लेफ्ट साइड में हो जाएगा ए कॉस 60। तो जो रिजल्टेंट है ए डैश इक्वल टू, इसको कितना लिख सकते हो, ए माइनस ए कॉस 60 आई कैप प्लस ए साइन 60 जे कैप करके। तो ए डैश इक्वल टू ए बाई टू आई कैप और ए रूट 3 बाई टू जे कैप, है ना। तो अब इसमें जो फाई हम ऐड करेंगे यहां पर, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस वाले में जो फाई आएगा वो कितना आएगा, हाँ टेन फाई इक्वल टू ये हो जाएगा ए रूट 3 बाई टू अपॉन ए बाई टू, तो बचेगा रूट 3, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 3 के बराबर। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ये बन गया SHM। अच्छा, अब इसमें पूछा ये है कि एडिंग ए थर्ड साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट x3 इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस फाई ब्रिंग्स द मास टू ए कंप्लीट रेस्ट, यानी कि ये कंप्लीट रेस्ट में आ जाए। ठीक है, तो कंप्लीट रेस्ट के लिए अब क्या कैसे सॉल्व किया बताओ। तनिष्क, मैथ में जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को जैसे ऐड करके साइन ए प्लस साइन बी को जैसे करते हैं उससे करने की कोशिश कर रहा था। तो उससे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा होगा ना। हाँ, तो उससे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तुम्हें कंप्लीटली रेस्ट में लेके आना है तो क्या जीरो करना पड़ेगा, वेलोसिटी। मोमेंटम कर दो ना यार, इनिशियल मोमेंटम निकालो, फाइनल जीरो कर दो। नहीं, जीरो क्या चीज करना है इसमें, और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे जीरो करते हैं तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम x3 को माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 लिखें तो उससे भी आंसर आ रहा है। फिर उसे पाई ऐड करके उसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो वो ए साइन ओमेगा टी प्लस 4 पाई बाई 3 होता है। अच्छा इसको, इसमें कोई ऐसी कंडीशन थी क्या कि वेलोसिटी कहां पे जीरो करना है, कंप्लीट रेस्ट पे मतलब कंप्लीट रेस्ट में लेके आए। अच्छा, इसमें मास वगैरह कुछ दिया हुआ है क्या, पॉइंट मास इज सब, अच्छा क्या जीरो करके, हाँ अच्छा तनिष, डिस्प्लेसमेंट इसमें तो एक ही पॉइंट है, मुझे लगा दो पॉइंट है, कोलिजन जो है जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट को जीरो करने से तनिष आंसर नहीं आ रहा था क्या इसका, अच्छा आंसर क्या क्या दिए हुए हैं इसके, मतलब दोनों चीजों की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू दी है ए और की वैल्यू दी है 4 पाई बाई 4 पाई बाई 3। 3। तो इसको ऐड करने पर भी इतना नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है ना, बस हो गया सॉल्व। हाँ वो सॉल्व, अच्छा ये आदित्य आ गया क्या, अच्छा हाँ, अब इसको सॉल्व करने का अपना तरीका होगा होगा, बाकी इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा तो नहीं था कुछ। ठीक है, तो अच्छा मुझे मालूम क्या लगा, मुझे मुझे मैंने एकदम पहली नज़र में क्वेश्चन को क्या समझा कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है इन दोनों के सम के अकॉर्डिंग, और एक थर्ड पार्टी सेकंड पार्टिकल भी है, सेकंड पार्टिकल चल रहा है इसके हिसाब से, तो दोनों का कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल रेस्ट में आ गए। अगर ऐसा होता तो हम उसमें क्या करते,
मोमेंटम कर देते फाइनल 0, लेकिन इसमें एक ही पार्टिकल पर तीनों फोर्स लग रहे हैं। ये x1 भी उसी पार्टिकल पर है, x2 भी उसी पार्टिकल पर है, फिर हमने सुपर इम्पोज किया तीसरे वाले को, जिससे कि ये रिजल्टेंट इसका 0 हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। A Diwali cracker known as Sudarshan Chakra works on the principle of thrust. Consider such a toy, the center of which is hinged. The initial mass of the toy is m0 and radius is r. The toy is in the shape of a spiral and turns of which, नहीं ये नहीं किया है, which are very close. It can be assumed as a disk. The gases are ejected tangentially from the end of the toy with constant velocity u relative to toy. Find the angular velocity of the toy when mass remains half. इसको सॉल्व करना है यार तुम लोग, ये तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन की जो सर उसके बाद सर कैलकुलेशन इसमें dm by dt कांस्टेंट लेके ही करना है, क्योंकि दिया नहीं है ना उसमें। आप ये भी मान लो ना कि जो वेलोसिटी है गैसेस की, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गैसेस बाहर आ रही हैं, है ना? तो उसमें मास dm by dt कैसा लेना, कांस्टेंट लेना, और उससे जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा, मतलब इसमें तुमको ये निकालना होगा u रिलेटिव dm by dt। इससे क्या निकालते थे हम लोग, थ्रस्ट फोर्स निकलता है, और थ्रस्ट फोर्स का निकालना पड़ेगा टॉर्क किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट पर। किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट पर जब ये कितना रह गया है, ये डिस्टेंस है यहां से, मान लो ये r डिस्टेंस है, तो इसका टॉर्क हो जाएगा F इंटू आर, यानी u रिलेटिव dm by dt इंटू आर, ये टॉर्क है। हाँ, डिस्क की रेडियस कम होती जा रही है, ये भी लेना पड़ेगा, इसलिए तो बता रहा हूँ क्वेश्चन ठीक ठाक है ये। मतलब इनिशियल मास कितना है, m0 है, और रेडियस कितनी है उसकी r, तो मास पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हो इसका, टोटल 2 पाई r। इससे भी निकाल सकते हो पाई आर, हाँ m0 अपॉन पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हो। डिस्क अगर ले लिया तो m0 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। तो m0 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये तो मास पर यूनिट एरिया लिख लिया इसका। तो किसी इंस्टेंट पर इसकी रेडियस कितनी है, x के बराबर मान लो, किसी इंस्टेंट पर इसकी रेडियस है x के बराबर। क्या टाइम निकालना था हमको? नहीं नहीं, कुछ और निकालना था लगता है। ठीक है ठीक, हाँ चलो, अरे सभी लोग मिलके करोगे अभी हो जाएगा ये। तो इसमें वेलोसिटी है u नॉट के बराबर इस समय। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, u रिलेटिव dm बाई dt। अब dm बाई dt कितना लिखें? हाँ, dm बाई dt को dm बाई dt लिखा रहने दो, हो सकता है कहीं बाद में ये कैंसिल हो जाएगा। तो F इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट k ही ले लो, k इंटू यू नॉट। अब करो आगे इसको। यानी इसमें फोर्स कांस्टेंट है, टॉर्क बदल रहा है।
हाँ हाँ, इसको कांस्टेंट ही मानेंगे, डीएम बाई डी डी हमने कांस्टेंट मान लिया है। नहीं, उसका क्यों लेंगे, वो तो निकल के चला गया ना, हम तो इसी बॉडी पे टॉर्क लिख रहे हैं ना। वो उसका भी मास हम कंसिडर तब कर रहे होते अगर हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वगैरह किया होता, तो पूरे सिस्टम का मास सेम लेते। यहाँ पर पूरे सिस्टम का सेम मास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम केवल इसी वाले हिस्से पर लिख रहे हैं। इसमें वेरिएबल बढ़ गए ना, इसमें थीटा भी वेरी कर रहा है। नहीं नहीं, मास नहीं नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसमें इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सिस्टम का मास ही कांस्टेंट नहीं है। एक मिनट रुको जरा, यहां पर तनिष्क कैसे कर रहे हो बताओ जरा। हम्म हम्म हाँ ठीक है, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन में किया करते थे। तो वो मास की तुम्हें मास की जरूरत पड़ क्यों रही है, वो तुम टाइम के फंक्शन में लिखने के, ठीक है, एम नॉट माइनस के टी कर लिया, ठीक है। हम्म मतलब इसको ऐसे, एम नॉट माइनस के टी को सिग्मा इंटू पाई एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है, चलो करो। और शिवांश तुम कैसे कर रहे हो। ठीक है, चेक करो, अपना अपना मेथड लगाओ जरा। ठीक है, तो अब अगर मान लो, अब अभी ना थोड़ा और ट्राई करो जरा, उसको अपना मेथड लगाओ जरा। नहीं,
क्योंकि मास कांस्टेंट नहीं है, किसका कंजर्व कराओगे? तो वो जो सिस्टम टूट के निकल चुका है वो सिस्टम तो पता नहीं कहाँ गया, वो सॉलिड ही नहीं बचा, केमिकल रिएक्शन हो गई वो तो बाहर निकल गया। वो स्ट्रेट लाइन पे जब हम लोग एम दूसरा लिखते हैं, एम बी नो एम बी एल करके फॉर्म में लिखते हैं। अभी उस दूसरी वाली चीज से लगाओ जरा एंगुलर में, तुम कह रहे हो कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है सारा, नहीं ग्रेविटी भी का तो खैर कोई जिक्र नहीं है इसमें। तो रूट टू एंगल आ रहा है। 2√2 लॉग वगैरह कुछ नहीं आया, पर नहीं सर, सब एक्चुअली आंसर दिया हुआ है 4 बाय r into root 2 minus 1। ना एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं अभी लगा रहा हूँ। देखो कुछ कुछ ऐसा बनाया मैंने इसको, देखो यहां से ऐसे, सर वो स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है आपने? ये एम नॉट माइनस के टी लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स था ना, मैंने इसको ऐसे रिप्लेस किया है। एक मिनट रुको यार जरा, ये जैसे हम एम नॉट माइनस के टी को सिग्मा पाई एक्स स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो एक्स की वैल्यू हमने लिख ली इतनी, और फिर यू नॉट के इंटू एक्स किया, ये लिखा हमने टॉर्क, और टॉर्क को लिखा मैंने आई अल्फा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ एम आर स्क्वायर। अरे यार एक चीज छूट गई यहाँ पर, एक एक्स छूट गया, एक्स स्क्वायर छूट गया, ये तो केवल मास लिखा मैंने अभी, है ना। एक मिनट रुको जरा, हाफ एम आर स्क्वायर था, इंटीग्रेशन में नीचे दिक्कत आ रही है। एक मिनट अभी देख लेते हैं। देखो हमने फोर्स कितना लिखा, यू नॉट इंटू के, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई एक्स इक्वल टू हाफ। अब देखना मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं, तो मास हो जाएगा उस इंस्टेंट पर सिग्मा इंटू पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू रेडियस कितनी है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर, इंटू डी ओमेगा बाई डी टी।
तो अब ये बचा यू नॉट इंटू के इक्वल टू 1/2 सिग्मा पाई, और ये एक्स क्यूब बचेगा डी ओमेगा बाई डी टी, और x की वैल्यू को हम t की टर्म्स में लिख देते हैं यहां से। ये एक उल्टा काम भी हो सकता है यार, ऊपर वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, तो अगर ये माइनस के डी टी इक्वल टू सिग्मा पाई 2x dx हो जाएगा। तो dt हटा के, तो हाँ, तो ये हम इसमें dt को हटा के नीचे से जब यहाँ ट्रांसफर करेंगे ना, तो इसको सिग्मा पाई 2x dx कर लेते हैं। इससे लगाना कितना आ रहा है? अब करो भाई, इसके आगे कितना बनता है ये? एक मिनट, उसमें रेडियस आधी कर, नहीं मैं भूल गया, क्वेश्चन में रेडियस आधी दी है कि मास आधा दिया है? अच्छा, मास आधा हो गया, बिल्कुल सही पकड़ा तुम लोगों ने, मास आधा दिया है, तो फिर इसमें लिमिट चेंज हो जाएगी। कितना r/√2 करने से आ रहा है ये? देखो, ये वाला जैसे ये था ना, ये आइडिया इसके दिमाग से आया था। किसके? इसको क्लिक किया तनिष्क को, कि टाइम टी पर मास लिख लेते हैं। तो इनिशियल मास एम नॉट था, टाइम टी पर मास कांस्टेंट रेट से कम होता जा रहा है, तो कितना मास होगा? एम नॉट माइनस के टी। ये मैंने पहले लिख लिया था कि इसको हम सिग्मा इंटू पाई एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। तो जब हमने पहले इक्वेशन लिखी थी, एक जगह बात अटक रही थी कि उसमें वेरिएबल 3 हो रहे थे, एक्स भी आ रहा था और वो, तो हमको आपस में रिलेशन चाहिए था, तो इससे रिलेशन मिल गया। अब देखो ना, ये मैंने क्वेश्चन देखा हुआ थोड़े है अभी पहले से, तो अब जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे, तो अब पहले हम क्या कर रहे थे, इसमें x की वैल्यू को t की टर्म्स में रख रहे थे यहाँ, तो उससे कैलकुलेशन बड़ा हो रहा था, उससे फिर हमने डिफरेंशिएट करके देख लिया, तो ये थोड़ा ज्यादा आसान हो गया, k dt करके यहाँ रिप्लेस कर लिया। तो ऐसे ही ना धीरे धीरे इधर उधर से जुगाड़ करते करते क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब क्या हुआ कि इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व सॉल्व तब होंगे जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे ऐसे क्वेश्चंस की, उतने जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो तनिष, मिल गया आंसर तुम्हारा? अच्छा, आंसर तो मैंने पूछा ही नहीं, आंसर था क्या इसका? 4 u0, क्या 4 u0 बाई, हाँ, √2 - 1।
अच्छा, ये आंसर था, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से मिला था तुमको तेजस्वी? क्वेश्चन है अभी तुमसे जो है तुरंत आधा घंटा मतलब 20-25 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। जब सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तुमको आगे मिलेगा तो तुमको क्लिक करेगी कि तुमने कैसे अप्रोच करना है, तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, एग्जाम में भी जल्दी होंगे। लेकिन अभी तो स्टार्टिंग है, तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितने क्वेश्चन मिल तो उससे ऐसा मत सोचो कि ऐसा सभी के साथ होता है, जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की है ना उससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी अलग अलग सिचुएशन से गो थ्रू हुआ होगा जो, उससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा तुमको, ठीक है। अब मैं डिनर कर लूं भाई, तुम लोगों की आज्ञा, वो तो परमिशन होता है ना। बाय बाय। ओके, जय हिंद, जय हिंद, गुड नाइट, गुड नाइट।